नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं संविधान को लेकर। भारत का संविधान लिखा गया और अभी जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के 55 साल बाद, 60 साल बाद कुल मिलाकर के एक असंतोष जैसी स्थिति भी आई और लोग सड़कों पर उतरे व्यवस्था परिवर्तन को लेकर। और उन्होंने कहा कि संसद के अधिकारों में कुछ कटौती होनी चाहिए और राइट टू रिकॉल और बहुत सारे और कोई ना कोई एक ऐसी संस्था इस पूरे पार्लियामेंट के ऊपर होनी चाहिए जो सांसदों के भ्रष्टाचार को, और केवल सांसदों के नहीं तो प्रधानमंत्री तक के भ्रष्टाचार को भी वो नियंत्रित कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। इन्हीं सारी चीज़ों पर हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यानी जो संविधान है, क्या उस संविधान को देश का कोई नागरिक भी लिख सकता है? क्या कोई अपना ऐसा प्रस्तावित संविधान कोई बुद्धिजीवी सामने रख सकता है, कोई टीम सामने रख सकती है, कोई संस्था सामने रख सकती है? यही एक प्रस्तावित संविधान बजरंग मुनि और उनकी टीम ने ये पिछले लंबे समय तक चिंतन मंथन के बाद में, और देश में किस तरह की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था पर किस तरह से उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, उस पर उन्होंने चिंतन मंथन किया है। किस तरह की व्यवस्था है? कहा जाता है कि टीम अन्ना ये तो कुछ कुछ व्यवस्था परिवर्तन का मतलब समझती है, और रामदेव के बारे में आप कहते हैं कि वो व्यवस्था का परिवर्तन का मतलब कतई नहीं समझते हैं। माने क्या 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 कहना चाहते हैं आप? व्यवस्था परिवर्तन बिल्कुल अलग शब्द है जी। व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन ये दोनों एक नहीं है, बल्कि ये दोनों बिल्कुल कंट्ररी है, अलग अलग हैं एकदम से। बिल्कुल। तो रामदेव जी सत्ता परिवर्तन को ही व्यवस्था परिवर्तन समझते हैं, नाम भले व्यवस्था परिवर्तन कह दें। माने व्यवस्था परिवर्तन ये कुछ संवैधानिक तालमेल से जुड़ा हुआ है। जी, तो व्यवस्था परिवर्तन बिल्कुल अलग शब्द है, उसका अर्थ अलग है। बिल्कुल। व्यवस्था परिवर्तन जो है ये कभी 10-20 वर्ष 50 वर्ष में जब सामाजिक आपातकाल होता है, बिल्कुल, जब समाज संकट में आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तब व्यवस्था परिवर्तन की बात उठती है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक सत्ता परिवर्तन। तो रामदेव जी तो खैर उसी को, वो तो काला धन, फलाना धन, ये सब ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल। अन्ना हजारे जी जो हैं, या अन्ना हजारे जी की जो टीम है, वो लगभग 50% व्यवस्था परिवर्तन को समझती है और 50% नहीं समझती है, या ये भी हो सकता है। तो हम आज उस जिसको नहीं समझती है पहले उस पर बात करेंगे कि वो 50% क्या है। जी, तो व्यवस्था परिवर्तन जो वो नहीं समझते हैं जी, उसमें जो खास बात है जी, कि वो सुराज्य, बिल्कुल, सुराज्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल, देश में शासन किसका है, यदि ये आप गंभीरता से विचार करेंगे तो देश में संविधान का शासन है, बिल्कुल, सरकार का शासन नहीं है। सरकार जो है वो तो तीसरी सीढ़ी है। संविधान, संविधान के नीचे होती है संसद, बिल्कुल, और संसद के नीचे है सरकार। बिल्कुल। तो सरकार का शासन नहीं है, ये तो सामान्यतया दिखता है। वास्तव में देश में संविधान का शासन है। तो व्यवस्था परिवर्तन जो शब्द है वो बिल्कुल भिन्न शब्द है। व्यवस्था परिवर्तन के अर्थ अलग ये और है। बात है कि सरकार जब चाहती है तब संविधान को बदल लेती है। हाँ, तो सरकार नहीं बदलती है। सरकार को संविधान संशोधन का क्या अधिकार है? माने राजनीतिक दल और साथ में नहीं, न राजनीतिक दल संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं, न सरकार संशोधन कर सकती है। संविधान में जो संशोधन होता है वो पार्लियामेंट करती है। बिल्कुल, सांसद तो करते हाँ, हैं। तो सांसद करते हैं। संसद में राजनीतिक दलों के लोग भी जाते हैं, बिल्कुल, और संसद में स्वतंत्र लोग भी जाते हैं। ये लोग मिल करके संविधान में संशोधन करते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन का जो अर्थ है वह सत्ता परिवर्तन से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन अन्ना हजारे के लोग भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि कभी तो अन्ना हजारे के लोग ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम किसानों की समस्या हल कर देंगे, मजदूरों का हम ये हल कर देंगे। अरे भाई, ये किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, ये तो जब व्यवस्था बदलेगी उसका परिणाम होगा।
आप जो चाह रहे हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि किसानों की समस्या हल करना, मजदूरों की समस्या हल करना, शिक्षा व्यवस्था लागू करना, ये सब सत्ता परिवर्तन का काम है, ये सरकार का काम है। ये वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। लेकिन एक बात इसमें लगातार एक पेंच फंसा हुआ है कि सरकार जो होती है, अगर वो बम्पर बहुमत से संसद में आ गई है तो ऐसी कंडीशन में वो मनचाहा संविधान परिवर्तन कर लेती है, संविधान संशोधन कर लेती है। सरकार कभी संसद में आती ही नहीं है। बिल्कुल। संसद, जो संसद है, बिल्कुल। वो संसद के अंतर्गत सरकार बनती है। कोई पार्टी संसद में आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, वो बम्पर बहुमत प्राप्त करते। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ क्या है, सत्ता परिवर्तन से वो भिन्न कैसे है, वो मैं आपको बताऊं कि व्यवस्था परिवर्तन जो है वह अलग, एकदम अलग शब्द है। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ होता है कि देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वर्तमान में, उस संवैधानिक व्यवस्था में वर्तमान जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र की दिशा में ले जाना, ये व्यवस्था परिवर्तन है। लोकतंत्र वर्तमान में तो संसदीय लोकतंत्र है, संसद सर्वोच्च है। बिल्कुल। और संसद ही संविधान में संशोधन करती है। तो ये जो है, इसको जब हम सहभागी लोकतंत्र की दिशा देंगे, या इसको ऐसा समझिए जी कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हम सरकार में किसी प्रकार का के आपत्ति नहीं कर रहे हैं। सरकार तो नीचे है, तीसरी इकाई है। बिल्कुल। फिर मैं आपको बताऊं कि सबसे ऊपर है संविधान, उसके बाद है पार्लियामेंट, और उसके बाद है सरकार। बिल्कुल। तो आजकल जो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब समझते हैं लोग कि सरकार जो गलती करती है उस गलती को हम उजागर करेंगे और सरकार को बदनाम करेंगे। तो सरकार की गलती उजागर होगी, सरकार जब बदनाम होगी तो उसकी जगह एक नई सरकार बन जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन कहाँ हुआ? तो व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ होता है कि वर्तमान में जो लोक नियुक्त तंत्र है उसे लोक नियंत्रित तंत्र बनाना है। ये होगा व्यवस्था परिवर्तन। सिस्टम बदलना चाहिए, तब व्यवस्था परिवर्तन होगा। वर्तमान में क्या है सिस्टम? सारा पावर ऊपर से नीचे आता है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं मैं कि वर्तमान समय में एक तरीका यह है कि सूर्य से प्रकाश सीधा धरती पर आता है और वो धरती को गर्म करता है, और फिर धरती से ऊपर वो जाता है ऊपर, तो ऊपर जाकर के ठंडा करता है। बिल्कुल। सूर्य से प्रकाश जिस रास्ते से आता है वो धरती से फिर वापस लौटता है। ये एक तरीका है। आग अगर हम जलाते हैं नीचे जमीन में, तो आग अपने धीरे 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 सबको गर्म करते जाती है। ये दूसरा तरीका है। तो वर्तमान जो सिस्टम है देश का, व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, इसमें हम अपना वोट देते हैं पार्लियामेंट को। सारा पावर हमने पार्लियामेंट को दे दिया। अब पार्लियामेंट उस पावर में से फिर हमको बांट के नीचे देती है। अर्थात हमने जो सरकार को दिया या पार्लियामेंट को दिया संवैधानिक तरीके से, और वो फिर हमको वापस करते हैं थोड़ा सा, जितना वापस करना चाहें अपना कंट्रोल करते हैं। ये व्यवस्था गड़बड़ है। अब नई व्यवस्था क्या होगी? जैसे आग, मैंने जो उदाहरण दिया, सूर्य वाला नहीं, अब नई व्यवस्था होगी। हम जितना पावर चाहेंगे उतना हम ऊपर देंगे, बाकी हम अपने पास रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर देते जाएंगे। मान लीजिए हम 25% ग्राम सभा को देंगे, तो ग्राम सभा का पावर होगा। फिर वो जिला सभा में को कुछ पावर देंगे, परिवार को पावर देंगे, प्रदेश को पावर देंगे, और थोड़ा सा पावर ऊपर देंगे हम संसद को। आज आप संसद को थोड़ी पावर देने की बात करते हैं और जनता को ज्यादा से ज्यादा पावर देने की बात कर रहे हैं। आज जनता के पास नाम मात्र की पावर है, फिर भी वो 4 लोग इकट्ठे होकर के कानून हाथ में ले लेते हैं।
अगर जनता को पावर बड़ी मात्रा में दी गई तब क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा कुछ लगाया जाता है? तो जो जनता को आप जो कह रहे हैं कि लोग पावर हाथ में ले लेते हैं, चार लोग, यही तो अव्यवस्था है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अर्थात कानून कम बने जी। और सशक्त बने। वर्तमान में क्या है कि कानूनों का तो आपने ढेर लगा दिया, इतना कानून बना दिया, और पालन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, जो आप खुद भी कह रहे हैं, पालन तो कुछ नहीं हो रहा है किसी भी कानून का। अभी जैसे मुंबई के मैदान में 50,000 लोग इकट्ठा हुए बिना किसी बात के, ऐसा जब वहां से मीटिंग से चले तो वहां जवान ज्योति पर लात मारना, देश की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया 2 मिनट के अंदर लोगों ने। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकार है वर्तमान में, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम वर्तमान में है, ये बंबई के उसको तो नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये क्या नियंत्रित करेगा? तंबाकू रोको, दहेज रोको, बार बालाओं पर नियंत्रण करो। अरे भाई, तुम्हारा काम है कि बंबई में जो दंगा हो रहा है, या आसाम में दंगे हो रहे हैं, या कहीं और जो भी हो रहा है, या कहीं मिलावट हो रही है मान लीजिए, तो इस प्रकार के कार्य रोकना तुम्हारा काम है कि तुम्हारा काम है शराब बंद करना? बजरंग मुनि की टीम ने जिस संविधान संशोधन का, जिस प्रस्तावित संविधान की जो बात रखी है, या जो प्रस्तावित संविधान तैयार किया है, वो कब से और किस तरह से उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जी, तो हम लोगों ने जो संविधान का प्रारूप बनाया, वो मैंने नहीं बनाया है अकेले ने। बिल्कुल बिल्कुल। देश भर के काफी विद्वानों ने करीब 15-20 वर्ष तक लगातार बैठकर उस संविधान का प्रारूप बनाया, और उसमें 50 लाख रुपया उस समय खर्चा हुआ। उस समय का 50 लाख, आज का नहीं। तो ये खर्चा हुआ, और 1999 तक रिसर्च सारा करने के बाद हम लोगों ने एक संविधान का प्रारूप बनाया। और जो संविधान का प्रारूप बनाया, भाई प्रारूप तो हमने बना दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, इसके परिणाम क्या आएंगे? तो हम लोगों ने एक शहर में उसका प्रयोग किया। उस संविधान में ऐसी ऐसी बातें हम लोगों ने जो डाली हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन है। हमने ये नहीं कहा है कि शिक्षा हम ऐसे दे देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, भूख मिटा देंगे। ये सारा संविधान का विषय नहीं है, ये तो सरकार का काम है। ये लोग संविधान का अर्थ ही नहीं जानते थे। संविधान जिस शहर में आपने उस संविधान को एक्सपेरिमेंट किया, उस शहर के क्या हालात हैं, क्या हाल हैं? आप संतोषजनक नतीजे आप मानते हैं? मैं अकेला नहीं, बिल्कुल, बल्कि उस शहर के हालात तो आप अभी सितंबर महीने में 10 से 23 तक जब वहाँ लोग जाएंगे, देश भर के लोग, तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ सुधर गया, बिल्कुल, लेकिन इतना हम जरूर दावा कर रहे हैं कि और जगहों की अपेक्षा वहाँ पर सुधरने की शुरुआत हुई है। सारे देश भर में जो वो इलाका है, वो सबसे गरीब है। अरे, जो आपका संविधान है उसकी कुल मिलाकर जो मौलिक बातें हैं वो क्या है, मूल बात? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान में ऊपर में लिखा हुआ है हम भारत के लोग जी। और संविधान बनाया किसने? हम भारत के लोगों ने बनाया। संविधान कुछ लोगों ने, कुछ राजनेताओं ने बना करके और हम पर थोप दिया, संविधान बनाने वाले। चलिए, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमने संविधान में एक मौलिक संशोधन किया है। मौलिक संशोधन वो है प्रियम्बुल में। जो संविधान में सबसे ऊपर में प्रियम्बुल है, तो प्रियम्बुल में जहां पर समानता शब्द लिखा गया है, उस समानता को हम लोगों ने बदल करके स्वतंत्रता कर दिया। समानता सरकार का कार्य नहीं है, समानता तो समाज का कार्य है। बिल्कुल, सरकार का कार्य है स्वतंत्रता, अधिकतम स्वतंत्रता। जो लोग समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, जो लोग इसमें से हिस्सा लेना चाहते हैं, तो जो गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो समानता की बात करते हैं। और समानता के नाम पर, जैसे बिल्लियों के बीच में बंदर होता है ना, तो बंदर क्या करता है, थोड़ी रोटी वो उसकी खा गया, थोड़ी रोटी उसकी खा गया, तो ये थोड़ा सा उसमें से खाएंगे, थोड़ा सा उसमें से खाएंगे, समाज को गुलाम बना के रखें। समानता की कोई आवश्यकता नहीं है। समानता की परिभाषा क्या होती है?
ये आपको मैं बता दूं, अभी तक आप समानता की परिभाषा ही नहीं समझे होंगे। जी 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 बिल्कुल। समानता की परिभाषा होती है किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य पर, किसी स्थापित माने व्यवस्था द्वारा एक घोषित जो सीमा रेखा है, जी उस सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को समान सुविधा और ऊपर जीवन यापन करने वालों को समान स्वतंत्रता। मान लीजिए कि हमने एक रेखा खींच दी 28 रुपये की जी या 40 रुपये की या 50 रुपये की, एक रेखा खींच दी। बिल्कुल बिल्कुल। वो रेखा 28 होगी कि 22 होगी कि 50 होगी वो नहीं पता, वो तो कोई व्यवस्था तय करेगी। बिल्कुल उस रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को तो हम उस रेखा तक ले जाएंगे तुरंत, बिल्कुल। उनको तो हम सुविधा देंगे। और जो उस रेखा से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर हैं, उनको हम समान स्वतंत्रता देंगे, किसी को न कम देंगे न ज्यादा देंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है कि समानता के नाम पर असमानता फैलाई जा रही है, स्वतंत्रता छीनी जा रही है लोगों की, और सुविधाओं में असमानता, आर्थिक असमानता भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता कैसे छीनी जा रही है? हाँ, तो स्वतंत्रता ही तो लोगों की छीनी जा रही है ना, कि आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप बीड़ी नहीं पी सकते हैं, आप तंबाकू नहीं पी सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट ना पिए, यही कहती है सरकार। शराब अपने घर में पी लीजिए, कहाँ मना कर रही है? नहीं, तो सरकार जब चाहेगी, सरकार को ये अधिकार है कि जब चाहेगी वो पूर्ण शराब बंद कर देगी। ये बताइए कोई अपने घर में बैठ के गांजा पिएगा तो छूट है उसको? नहीं है ना। पहले तो छूट थी, तो आप वैश्यावृत्ति की छूट है। तो सवाल यह है कि बंबई में 50,000 लोग इकट्ठे होकर के दंगा करें, मार काट सब कर दें, आसाम में दंगा कर दें, सरकार असहाय है। सरकार कहाँ असहाय नहीं है? तो सरकार गांजा रोकने में बड़ी, सिर पर मैला ढोने की प्रथा, अरे भाई ये तुम्हारा काम नहीं है सिर पर मैला ढोने की प्रथा रोकना। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि सरकार समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहती है, ये आप कह रहे हैं जी। लेकिन समाज के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज के कुछ लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। हाँ। जैसे वही मैला ढोने वाले लोग। हाँ। समाज चाहता है कि ये मैला ही ढोते रहें, जिनके पास कुछ नहीं है, अभाव में जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं ये अभाव में जब तक रहेंगे तब तक हमारी सेवा करते रहेंगे। यही बात जो आप कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं कि आप इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कीजिए, आर्थिक असमानता को इस प्रकार से हम दूर करें कि ये स्थिति न पैदा हो। आप मैला ढोने की प्रथा को दूर मत कीजिए। मैला ढोने की प्रथा है, नहीं है, चलती है, नहीं चलती है। यदि आप आर्थिक स्थितियां इस प्रकार की कर देंगे, क्यों नहीं कोई अमेरिका में मैला ढो रहा है? क्योंकि आर्थिक विषमता वहां भारत से बहुत ही कम है। आर्थिक विषमता बड़े और छोटे के बीच में। मेरी पत्नी वहां जाती है घर अमेरिका में, तो खुद से झाड़ू लगाती है, और यहाँ अगर रहती है तो उसको नौकर चाहिए काम करने के लिए। ये विषमता कम करेंगे हम लोग, वो सब तो करेंगे। मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि वर्तमान सरकार या वर्तमान राजनीति, यह जो इसका जो कार्य था लोगों को बंबई में अपराध करने वालों को रोकना, गारंटी देना, आसाम में रोकना, मिलावट को रोकना, बलात्कार को रोकना। तो ये बलात्कार नहीं रोकेंगे। बलात्कार नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार तो लोगों में जो डर बैठ जाता है उसको भी नहीं रोक पा रही है। कुछ नहीं रोक पा रही है सरकार। रोक क्या रही है? उल्टा डर पैदा कर रही है। गांजा पियोगे तो जेल में बंद कर देंगे, अवैध बंदूक, अवैध पिस्तौल लोअर कोर्ट में केस चलेगा, अवैध गांजा स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा। गांजा वाला जो है उसको जेल में डाल दो कि जिंदगी भर कभी न छूटे, बंदूक वाले की तुरंत जमानत हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये मोरल पुलिस है जी। तो ये जो सरकार इस प्रकार क्यों करती है कि जिससे शरीफ लोगों का मनोबल गिरे,
धूर्त लोगों का ऊंचा हो जाए, अपराधियों का ऊंचा हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन शरीफ लोगों का मनोबल टूटे। ये इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारा मन होगा हम गांजा पिएंगे, नहीं मन होगा नहीं पिएंगे। बदलेंगे कैसे? क्या कोई राजनीतिक दल बनाकर? क्योंकि उसके बगैर ऐसा होना तो देखिए, थोड़ा यह मुश्किल बात तो बिल्कुल सही है कि बदलने के जो 4 मार्ग हैं उसमें 2, जो लीबिया का मार्ग और मिस्र का मार्ग, वो तो हम लोग अभी नहीं, उसको प्रेफर नहीं उस कर रहे हालात हैं, में नहीं है। नहीं है। बिल्कुल 2 मार्ग हमारे पास हैं, 2 मार्ग